तपती दोपहरी की आग बरस रही थी। शहर के कोलाहल से दूर खेतों के बीचों बीच स्थित एक विशाल पुश्तैनी कोठी के भीतर ईशानी की चीख गूंजी। नहीं ताई जी, मैं ये विवाह कदापि नहीं करूंगी। ईशानी की ताई सुमित्रा देवी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू मुंह पर रखा और आंखें तरेड़ी। चुप, एकदम चुप। तेरी उम्र अभी 17 साल भी नहीं हुई और तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरा बाप मर चुका है, माँ ने दूसरी शादी कर ली है। हमने तेरी जिम्मेदारी ली है तो हमारी बात माननी पड़ेगी तुझे। सुमित्रा देवी के बड़े बेटे पृथ्वीराज 32 साल का था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ एक बार ईशानी की तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी ठंडी थीं कि ईशानी का बदन कांप गया, लेकिन पृथ्वीराज ने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर देखकर चला गया। ईशानी अनाथ थी। उसके ताऊ ताई ने उसे पाला था, पर अब वे भी उसे बोझ समझने लगे थे। सुमित्रा देवी इलाके की रसूखदार जमींदारनी थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा पृथ्वीराज और छोटा शौर्य। शौर्य की शादी हो चुकी थी, पर पृथ्वीराज अभी तक कुंवारा था। लोग कहते थे कि पृथ्वीराज की पहली मंगनी टूट गई थी क्योंकि लड़की भाग गई थी। तब से वो पत्थर हो गया था। सुमित्रा देवी ने ठान लिया था कि इस बार वो खुद लड़की ढूंढेंगी, ऐसी जो पलटकर मुंह न लगाए, घर की सेवा करे, बेटे को संभाले और कभी सवाल न करे। ऐसी लड़की उन्हें ईशानी में दिखी, भोली, खूबसूरत, कमसिन और बिल्कुल बेबस। शादी की तारीख तय हो गई। सावन का महीना देवशैनी एकादशी के बाद ईशानी रोती रही, पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। शादी वाले दिन लाल जोड़े में ईशानी को देखकर पूरा गांव लट्टू हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे घने बाल, पतली कमर, मानो कोई अप्सरा उतर आई हो। पृथ्वीराज ने उसे एक बार भी ठीक से नहीं देखा। मंत्रों के बीच फेरे हुए, सिंदूर डाला, मंगलसूत्र पहनाया, सब कुछ ऐसे जैसे कोई औपचारिक काम निपटा रहा हो। रात को सुहागरात का कमरा सजाया गया था। फूलों की माला, दूध का गिलास, घी की जलाई हुई बाती। ईशानी डर के मारे कांप रही थी। उसने कभी किसी लड़के का हाथ भी नहीं छुआ था। पृथ्वीराज कमरे में आया, कुर्ता पायजामा पहने, चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो बिना कुछ बोले बिस्तर के किनारे बैठ गया। ईशानी ने हिम्मत करके दूध का गिलास बढ़ाया। पृथ्वीराज ने गिलास एक घूंट में खाली किया और खड़ा हो गया। सुनो, उसकी आवाज में बर्फ थी। मैंने ये शादी अपनी माँ के कहने पर की है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, ना तुम मुझसे कोई उम्मीद रखना। सो जाओ, कहकर वो बालकनी में चला गया और सिगरेट सुलगा ली। ईशानी दूध का गिलास हाथ में लिए पत्थर हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने सोचा था कि शायद उसका पति उसे प्यार करेगा, सहारा देगा, पर यहाँ तो पहले ही दिन सब खत्म हो गया। बाहर पृथ्वीराज धुआं उगलता रहा। उसका दिल कह रहा था, ये है लड़की सिर्फ 17 साल की है, मैं उसका क्या करूंगा। पर उसका अहम कह रहा था, अब ये मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। दोनों की रात बिना नींद के गुजर गई। अगली सुबह सुमित्रा देवी ने जब पूछा, बेटा रात कैसी रही, तो ईशानी ने शर्मा कर सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोली। सुमित्रा देवी समझ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर ईशानी को पता था कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। सुबह की पहली किरण कोठी के बड़े आंगन में पड़ी ही थी कि सुमित्रा देवी की तेज आवाज गूंजी, ईशानी उठी कि नहीं अभी तक? सूरज सिर पर चढ़ा आया और तू सोई है। चाय बना, नाश्ता तैयार कर, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तेरी है। ईशानी रात भर रोती रही थी, आंखें सूजी हुई थीं, पर उसने जल्दी से मुंह हाथ धोया, लाल साड़ी का पल्लू सिर पर लिया और रसोई में पहुंच गई। पहली बार इतने बड़े चूल्हे पर चाय चढ़ाई, पूरी सब्जी बनाई। हाथ कांप रहे थे, पर किसी ने देखा नहीं। जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो पृथ्वीराज ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। सुमित्रा देवी ने पूरी तोड़ी और बोली, बेटी नमक थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, कल से ध्यान रखना। ईशानी ने जी ताई जी कहा और सिर झुका लिया। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे ये सजा मिली। शाम को पृथ्वीराज की छोटी भाभी अंजलि यानी शौर्य की पत्नी ने ईशानी को अपने कमरे में बुलाया। सुनो छोटी, माँ जी ने बोला है कि आज से तुम पृथ्वी भैया को रिझाने की कोशिश करो। वो पत्थर हैं, पिघलेंगे नहीं आसानी से, पर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ईशानी ने शर्माकर कहा, भाभी मैं क्या करूं, वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। अंजलि हंसी, अरे पगली, ये तो औरत का काम है, मर्द को अपना गुलाम बनाना। आज रात तुम ये लाल रंग की नाइटी पहनना, मैं लाई हूं शहर से, और ये परफ्यूम भी लगा लेना, फिर देखना पृथ्वी भैया खुद तुम्हारे पास आएंगे। ईशानी ने नाइटी देखी, इतनी पतली, इतनी छोटी कि उसका दिल धक से हो गया। नहीं भाभी,
मैं ये नहीं पहन सकती। इतने छोटे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। अंजलि ने आंखें तरेरी। अगर तुमने नहीं किया तो पृथ्वी भैया शहर की किसी मॉडर्न लड़की से अफेयर कर लेंगे, तब तुम रोती रह जाओगी, समझी? ईशानी डर गई। उसने हाँ कह दिया। रात को उसने वो नाइटी पहनी। घबराहट से उसका बदन कांप रहा था। दर्पण में खुद को देखा तो शर्म से मुंह लाल हो गया। पृथ्वीराज कमरे में आए। उन्हें देखते ही ईशानी ने चादर ओढ़ ली। पृथ्वीराज ने एक नजर उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। यह क्या तमाशा है? यह कपड़े तुम पर शोभा नहीं देते, सो जाओ, कहकर वो फिर बालकनी में चले गए। ईशानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने नाइटी उतारी और पुरानी सलवार कमीज पहनकर लेट गई। 3-4 दिन ऐसे ही बीते। ईशानी दिन भर घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा धोना, गाय भैंस को चारा डालना। पृथ्वीराज उससे 2 शब्द भी नहीं बोलते थे। एक दिन सुमित्रा देवी ने पृथ्वीराज को बुलाया और डांट लगाई। बेटा, तू अपनी बीवी को ऐसे अकेला छोड़कर रखेगा तो वो भाग जाएगी, कम से कम बात तो कर उससे। पृथ्वीराज ने ठंडे लहजे में कहा, माँ, मैंने ये शादी आपकी खुशी के लिए की थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। वो बच्ची है अभी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सुमित्रा देवी ने गुस्सा होकर कहा, बच्ची है तो बड़ी हो जाएगी, तू उसका ख्याल रख, नहीं तो मैं कुछ और इंतजाम कर दूंगी। उसी रात पृथ्वीराज ने पहली बार ईशानी से बात की। सुनो, माँ ने बोला है कि तुम्हें कॉलेज भेजूं। मैंने शहर के अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, कल से तुम कॉलेज जाया करो। ईशानी हैरान रह गई। पर मैं तो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी हूँ। कोई बात नहीं, स्पेशल क्लास लगवाई है, तुम पढ़ोगी और समझदार बनोगी। पृथ्वीराज ने इतना कहा और फिर चुप हो गए। अगले दिन से ईशानी कॉलेज जाने लगी। वहां उसे नई दुनिया दिखी। लड़कियां जीन्स टॉप में लड़कों के साथ हंसते बोलते। उसकी सहेली मानसी ने पूछा, तेरी शादी हो गई है इतनी छोटी उम्र में? ईशानी ने शर्माकर हाँ कहा। मानसी हंसी। अरे वाह, सुहागरात कैसी रही? ईशानी का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे कॉलेज में उसे पता चला कि पति पत्नी के बीच क्या क्या होता है। लड़कियां खुलकर बातें करती, किसिंग, हगिंग और भी बहुत कुछ। ईशानी का दिल धड़कने लगता। वो सोचती, काश मुझसे भी पृथ्वी जी ऐसा प्यार करते। एक दिन मानसी ने कहा, तेरे पति इतने हैंडसम है और तू कहती है वो तुझसे बात भी नहीं करते। चल मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे मर्द को पागल किया जाता है। ईशानी ने मना किया, पर मानसी उसे जबरदस्ती शहर के ब्यूटी पार्लर ले गई। वहां उसके बाल कटवाए, वैक्सिंग करवाई, नया मेकअप सिखाया, फिर एक शॉर्ट कुर्ती और लेगिंग दिलवाई। घर लौटी तो सुमित्रा देवी ने देखा और मुंह बनाया, यह क्या पहना है? कोठी में ऐसे कपड़े नहीं चलते। पर ईशानी ने पहली बार हिम्मत दिखाई। ताई जी, मैं कॉलेज जाती हूँ, वहां सब ऐसे ही पहनते हैं। पृथ्वीराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में पहली बार कुछ चमका, पर वो तुरंत मुंह फेर कर चले गए। रात को जब पृथ्वीराज कमरे में आए तो ईशानी ने हिम्मत करके कहा, पृथ्वी जी, आप मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? पृथ्वीराज रुक गए। मैं नाराज नहीं हूं, बस तुम बहुत छोटी हो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं। ईशानी की आंखें भर आईं। मैं छोटी हूं पर आपकी बीवी हूं, क्या आप मुझे कभी अपना नहीं मानेंगे? पृथ्वीराज चुप रहे, फिर बोले, सो जाओ ईशानी, अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगी। उस रात भी दोनों अलग अलग सोए, पर ईशानी ने ठान लिया, मैं आपको अपना बनाकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शहर के कॉलेज में अब ईशानी की नई पहचान बन चुकी थी। कोठी की भोली लड़की अब हर दिन थोड़ी और चमकदार होती जा रही थी। छोटे छोटे कुर्ते, पतले दुपट्टे, लिपस्टिक की हल्की लकीर, आंखों में काजल। लड़के पीछे पीछे घूमने लगे थे। मानसी ने एक दिन कहा, चलना आज पार्टी में, हमारे सीनियर आर्यन की बर्थडे पार्टी है, डांस भी होगा। ईशानी डर गई। नहीं मानसी, अगर घरवालों को पता चला तो मार डालेंगे। अरे डर मत, बस रात 9 बजे तक आ जाएंगे, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगी। ईशानी ने पहली बार झूठ बोला। सुमित्रा देवी से कहा कि आज लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी है, देर हो जाएगी। सुमित्रा देवी ने मुंह बनाया पर मना नहीं किया। पार्टी में ईशानी ने पहली बार म्यूजिक की तेज धड़कने सुनी। लाइट्स, डांस फ्लोर, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला हुआ सा। आर्यन नाम का सीनियर उसके पास आया। हाय, तुम ईशानी हो ना? तुम्हारी आंखें तो कमाल की हैं, एक डांस करोगी? ईशानी ने मना किया, पर सबने तालियां बजाई तो वो डांस फ्लोर पर आ गई। पहली बार किसी गैर मर्द के इतने करीब, उसका हाथ उसकी कमर पर। ईशानी को अजीब सा नशा सा चढ़ने लगा।
घर लौटी तो रात के 11 बजे बज चुके थे। पृथ्वीराज ड्राइंग रूम में अकेला बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं। कहाँ थी तुम? ईशानी डर गई। वो लाइब्रेरी में। झूठ मत बोलो, ड्राइवर ने बताया कि तुम किसी होटल के बाहर उतरी थी। पृथ्वीराज ने उसकी कलाई पकड़ी और जोर से खींचा। किसके साथ थी तुम? ईशानी की आंखों में आंसू आ गए। बस दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी थी। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। उसकी आवाज में पहली बार दर्द था। जाओ सो जाओ, मैंने तुम्हें पढ़ने भेजा था, ये सब सीखने नहीं। उस रात पृथ्वीराज कमरे में नहीं आए। ईशानी रोते रोते सो गई। अगले दिन से पृथ्वीराज ने उससे और दूरियां बढ़ा दी। अब तो नाश्ते में भी एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। फिर एक दिन कोठी में मेहमान आई। नताशा, पृथ्वीराज की पुरानी बिजनेस पार्टनर, शहर की बड़ी अफसर, सिल्क की साड़ी, बड़े बड़े बाल, लाल लिपस्टिक। उसने आते ही पृथ्वीराज को गले लगाया। पृथ्वी, कितने दिन हो गए? आज पूरा दिन तुम्हारे साथ हूं। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम हमारे घर की मेहमान हो। ईशानी, इनके लिए अच्छा कमरा तैयार करवा दो। ईशानी ने नताशा को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि उसका दिल डूबने लगा। खाने की टेबल पर नताशा पृथ्वीराज के बगल में बैठी, हंसती बोलती। ईशानी ने जब सबको खाना परोसा तो नताशा ने कहा, ईशानी तुम तो अभी बच्ची हो, पृथ्वी ने बताया था तुम सिर्फ 17 की हो। अरे वाह, पृथ्वी ने तो लॉटरी लगा ली। सब हंस पड़े। ईशानी का चेहरा लाल हो गया। रात को नताशा और पृथ्वीराज देर तक बिजनेस की बातें करते रहे। ईशानी अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रही थी। रात के 12 बजे बज गए। पृथ्वीराज अभी तक नहीं आए। वो धीरे से नीचे गई। स्टडी रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर नताशा पृथ्वीराज के बहुत करीब बैठी थी, उसका हाथ पृथ्वीराज की जांघ पर। पृथ्वी, तुम्हारी बीवी तो अभी बच्ची है, तुम्हारी जरूरतें कौन पूरी करेगा? पृथ्वीराज ने कुछ नहीं कहा, बस सिगरेट का धुआं उगला। नताशा और करीब सरकी। उसकी साड़ी का पल्लू सरक गया। ईशानी का दिल जोर से धड़का। वो चुपके से वापस ऊपर आ गई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। सुबह जब पृथ्वीराज कमरे में आए तो ईशानी ने पूछा, वो नताशा दीदी रात को आपके कमरे में क्या कर रही थी? पृथ्वीराज चौंके, फिर ठंडे लहजे में बोले, बिजनेस की बातें थीं, तुम छोटी हो, ये सब नहीं समझोगी। ईशानी का गुस्सा फूट पड़ा। मैं छोटी हूं तो आप बाहर किसी और के साथ मजे करो, मैं तुम्हारी बीवी हूं। पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज ने उसे घूरा। बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, मुझसे सवाल मत करो, कहकर वह चले गए। उस दिन से ईशानी ने फैसला कर लिया, अगर पृथ्वीराज उसे नहीं चाहते तो वो भी उन्हें परेशान करेगी। वो और बोल्ड कपड़े पहनने लगी। कॉलेज में लड़कों से हंस हंस कर बात करने लगी। आर्यन उसका पीछा करने लगा। रोज फूल, मैसेज, कॉल। एक शाम आर्यन ने कहा, ईशानी मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, तुम्हारे पति तो तुम्हें चाहते ही नहीं, इसलिए मेरे साथ चली चलो। ईशानी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। उसी रात नताशा फिर आई और इस बार वो 3 दिन रुकने वाली थी। ईशानी को लगा अब उसकी जिंदगी में आग लगने वाली है। नताशा के आने के दूसरे दिन सुबह सुबह कोठी में हलचल मच गई। सुमित्रा देवी ने ईशानी को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, देख बेटी, नताशा शहर की बड़ी अफसर है, पृथ्वीराज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनके साथ है, तू इनका पूरा ख्याल रखना, इनके लिए अलग से नाश्ता, चाय, जो भी कहे फौरन करना, समझी? ईशानी ने सिर झुकाकर जी कहा, पर अंदर से आग भड़क रही थी। नाश्ते की टेबल पर नताशा ने ईशानी को ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुरा कर बोली, ईशानी तुम तो बिल्कुल गुड़िया लगती हो, पृथ्वी ने बताया था तुम गांव की हो, पर तुम्हारी स्किन तो मक्खन जैसी है। कोई खास नुस्खा? ईशानी ने जवाब दिया, जी बस दही हल्दी लगाती हूँ। नताशा हंसी, अरे वाह पृथ्वी, तुम तो लकी हो यार, इतनी हॉट बीवी और तुम ऑफिस में घुसे रहते हो। पृथ्वीराज ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का घूंट लिया और उठ गए। दोपहर को नताशा ने पृथ्वीराज को कहा, चलो ना तुम्हारे खेत दिखाओ, बहुत दिन हो गए गांव की हवा खाई है। दोनों घोड़े पर सवार होकर खेत की ओर निकल गए। ईशानी छत से देखती रही, उसका दिल जल रहा था। शाम को जब दोनों लौटे तो नताशा की साड़ी कीचड़ से सनी थी और पृथ्वीराज की शर्ट पर लाल लिपस्टिक का निशान ईशानी ने देख लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। रात का खाना खत्म होते ही नताशा बोली, पृथ्वी आज बहुत थक गई हूँ, मेरी पीठ दर्द कर रही है, थोड़ी मालिश करवा दो ना। सुमित्रा देवी ने तुरंत कहा, ईशानी जा, नताशा दीदी की मालिश कर दे। ईशानी के हाथ कांपने लगे, पर वो चुपचाप नताशा के कमरे में गई। नताशा ने ब्लाउज उतार दिया और सिर्फ अंदरूनी कपड़ों में लेट गई।
आ जाओ गुड़िया, जोर से दबाना। ईशानी ने जैसे तैसे मालिश की। नताशा आहें भर रही थी। पृथ्वी की उंगलियां तो जादू करती हैं, उसने कभी तुम्हारी मालिश की है? ईशानी चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। रात के 11 बजे पृथ्वीराज कमरे में आए। ईशानी बिस्तर पर पीठ करके लेटी थी। पृथ्वीराज ने कहा, नताशा को नींद नहीं आ रही थी, मैं बातें कर रहा था। ईशानी ने पलट कर देखा। उसकी आंखें सूजी थीं। आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वीराज पहली बार गुस्सा हुए। क्या मतलब? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। ईशानी हंस पड़ी। पति जो सुहागरात को मुझे अकेला छोड़कर चला गया, जो दिन रात दूसरी औरत के साथ रहता है। आप बस नाम के पति हैं। पृथ्वीराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। ऐसी बातें करना बंद करो, नताशा सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। ईशानी ने हाथ छुड़ाया। अच्छा, तो आज खेत में क्या बिजनेस हो रहा था? आपकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान भी बिजनेस का था? पृथ्वीराज के मुंह से बोल नहीं निकला। वो चुपचाप बाहर चला गया। अगली सुबह नताशा ने सबके सामने ईशानी को ताना मारा। ईशानी, तुम तो अभी बच्ची हो, पृथ्वी जैसे मर्द को हैंडल करना तुम्हारे बस की नहीं। वो मुझसे कह रहा था कि उसे तुमसे बोरियत हो गई है। सुमित्रा देवी ने सुना तो चुप रही। ईशानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। दोपहर को आर्यन का मैसेज आया। ईशानी, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, बस 5 मिनट मिल लो, बहुत जरूरी है। ईशानी ने सोचा, अब बस बहुत हुआ। वो चुपके से बाहर निकली। आर्यन मोटरसाइकिल पर खड़ा था। चलो ना, थोड़ी ड्राइव कर लेते हैं, तुम बहुत परेशान लग रही हो। ईशानी बिना सोचे उसके पीछे बैठ गई। दोनों गांव के बाहर नदी किनारे पहुंचे। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा। ईशानी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम्हारे पति तुम्हें नहीं समझते। मेरे साथ खुश रहोगी? ईशानी की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली। आर्यन ने उसे गले लगा लिया। पहली बार किसी गैर मर्द की बाहों में वो थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दूर से किसी ने फोटो खींच ली। शाम को जब ईशानी घर लौटी तो कोठी में तूफान मचा हुआ था। पृथ्वीराज के हाथ में मोबाइल था। उसमें आर्यन और ईशानी की नदी किनारे की फोटो कोई अनजान नंबर से आई थी। पृथ्वीराज की आंखें खून की तरह लाल थीं। ये क्या है? ईशानी डर गई। पृथ्वी जी, वो सिर्फ दोस्त है। पृथ्वीराज ने मोबाइल पटक दिया। दोस्त? और तुम उसके गले लगकर क्या कर रही थी? सुमित्रा देवी भी आ गई। फोटो देखकर उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या किया तूने? हमारे घर की नाक कटा दी। पृथ्वीराज ने ईशानी का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। बोलो, उससे क्या रिश्ता है? ईशानी रोते हुए बोली, आप नताशा के साथ जो करते हैं मैं वही कर रही हूँ। आपको तकलीफ हुई ना? मुझे भी होती है। पृथ्वीराज ने पहली बार उसे जोर से झकझोरा। मैंने नताशा के साथ कुछ नहीं किया, बस बातें की। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। ईशानी की आंखों में आग थी। धोखा? आपने पहले दिन से मुझे धोखा दिया है। मैंने सिर्फ आपको जलन दिलाई है। पृथ्वीराज का गुस्सा और बेकाबू हो गया। वो उसके इतना करीब आया कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छूने लगी। तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी, किसी और को छूने की इजाजत भी नहीं दूंगा। ईशानी ने चुनौती दी। तो साबित कीजिए। पृथ्वीराज ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, कुछ और था। पहली बार उसने ईशानी के होठों को अपने होठों से छुआ। ईशानी कांप गई। उस रात कमरे में सिर्फ सांसों की आवाजें थीं। बाहर नताशा मुस्कुरा रही थी। उसने ही वो फोटो भिजवाई थी। उसका प्लान काम कर गया था। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो ईशानी की आंखें खुली। उसके होंठ सूजे हुए थे, गले पर निशान, बाल बिखरे हुए। पृथ्वीराज उसकी कमर पर हाथ रखे गहरी नींद में था। ईशानी ने जब रात को याद किया तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। पहली बार पृथ्वीराज ने उसे अपना बनाया था, गुस्से में, जलन में, पर पूरा हक जमाकर। उसने धीरे से पृथ्वीराज का हाथ हटाया और उठकर नहाने चली गई। जब दोनों नीचे आए तो सुमित्रा देवी ने एक नजर में सब समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराकर ईशानी के सिर पर हाथ फेरा। अब जाकर बात बनी लगती है। नताशा ने भी देखा। उसकी मुस्कान कड़वी हो गई। उसने सोचा था कि फोटो से घर में झगड़ा होगा, ईशानी रोएगी, पृथ्वीराज उससे दूर हो जाएगा, पर उससे उल्टा हुआ। दोनों और करीब आ गए थे। नाश्ते के बाद पृथ्वीराज ऑफिस चले गए। नताशा ने ईशानी को अपने कमरे में बुलाया। सुनो गुड़िया, रात को बहुत मजे लिए ना तुमने? ईशानी का चेहरा लाल हो गया। नताशा हंसी। शर्माओ मत, पृथ्वी बहुत अच्छा है ना बिस्तर में। मैं भी कई बार ट्राई कर चुकी हूँ। ईशानी के कानों में जैसे बिजली कौंध गई। क्या मतलब? नताशा ने अपना फोन निकाला।
और एक पुराना वीडियो दिखाया। 3 साल पुराना। पृथ्वीराज और नताशा एक होटल के कमरे में। नताशा पृथ्वीराज के गले में बाहें डाली थी। दोनों नशे में थे। ये देखो, तुम्हारे पति पहले से मेरे दीवाने हैं, बस तुम्हारे आने से रुक गए थे। अब मैं वापस आ गई हूँ। ईशानी के हाथ पांव ठंडे हो गए। ये झूठ है। नताशा हंस पड़ी। झूठ? आज रात देख लेना। मैं पृथ्वी को अपने कमरे में बुलाऊंगी और तुम देखना वो आएगा या नहीं। शाम को पृथ्वीराज घर लौटे तो नताशा ने उन्हें वाइन का गिलास थमाया। चलो पृथ्वी, पुराने दिन याद करते हैं। आज सिर्फ हम दोनों। पृथ्वीराज ने मना किया। नहीं नताशा, अब मैं शादीशुदा हूं। पर नताशा ने जबरदस्ती गिलास उनके होठों से लगाया। ईशानी दूर से देख रही थी। उसका दिल टूट रहा था। रात के 10 बजे नताशा ने पृथ्वीराज को मैसेज किया। मुझे बहुत तेज सरदर्द है, प्लीज आओ ना, दवाई दे दो। पृथ्वीराज गए। ईशानी चुपके से उनके पीछे गई। नताशा का कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जली थी। नताशा ने सिर्फ स्लीपिंग गाउन पहना था। उसने दरवाजा खोला और पृथ्वीराज को अंदर खींच लिया। पृथ्वी, मुझे डर लग रहा है, थोड़ी देर साथ बैठो ना। पृथ्वीराज बैठ गए। नताशा ने उनके कंधे पर सिर रख दिया। याद है ना वो गोवा वाली रात? तुमने मुझे कितना प्यार किया था। पृथ्वीराज ने दूर हटने की कोशिश की, पर नताशा ने उनका हाथ पकड़ लिया। एक बार फिर, सिर्फ एक बार। उसने पृथ्वीराज के होठों पर अपने होंठ रख दिए। पृथ्वीराज ने पहले तो विरोध किया, फिर नशे और पुरानी यादों में बह गए। बाहर दरवाजे के पास ईशानी खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात के 2 बजे पृथ्वीराज कमरे में आए। उन्हें देखते ही ईशानी ने जोरदार थप्पड़ मारा। बाहर जाइए, आप घिनौने इंसान हैं। पृथ्वीराज चौंक गए। ईशानी, सुनो तो। कुछ नहीं सुनना। आप नताशा के साथ थे ना? मैंने सब देखा। आपने मुझे फिर धोखा दिया। पृथ्वीराज ने सफाई देनी चाहिए। वो मुझे जबरदस्ती। बस कीजिए अपनी झूठी सफाइयां। ईशानी ने अपना मंगलसूत्र खींचकर फेंक दिया। ये शादी मेरे लिए खत्म हो गई। मैं जा रही हूं यहां से। पृथ्वीराज ने उसे रोका। ईशानी प्लीज, मैंने गलती की। मुझसे ये सब नशे में हुआ। मुझे माफ कर दो। ईशानी ने उसे धक्का दिया। अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपना छोटा सा बैग उठाया और रात के अंधेरे में कोठी से निकल गई। पृथ्वीराज पीछे पीछे दौड़ा, पर ईशानी ऑटो में बैठकर चली गई। सुबह सुमित्रा देवी को जब पता चला तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। नताशा चुपके से अपना बैग लेकर निकलने लगी। पृथ्वीराज ने उसे गेट पर रोका और एक जोरदार थप्पड़ मारा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज के बाद मेरी नजरों के सामने मत आना। नताशा हंसती हुई चली गई, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो चुका था। पृथ्वीराज बुद्ध बना खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो खोया है वो उसकी सबसे अनमोल चीज थी। और ईशानी वो शहर की बस में बैठी रो रही थी। उसके पास ना पैसा था, ना कहीं जाने की जगह, बस एक नंबर था, आर्यन का। बस स्टॉप पर सुबह के 5 बजे बज रहे थे। ईशानी के पास सिर्फ एक छोटा सा बैग, सूझा हुआ चेहरा और जेब में थोड़े पैसे थे। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्यन का मैसेज आया। ईशानी, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे में आर्यन अपनी बाइक पर पहुंचा। ईशानी को देखते ही वो दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ बेबी, रो क्यों रही हो? चलो मेरे साथ, मैं हूं ना। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाइक पर बैठ गई। आर्यन उसे अपने किराए के फ्लैट पर ले गया। शहर के बीच में 2 कमरों का छोटा सा घर। तुम पहले आराम करो, फिर सब बताना। आर्यन ने उसे बेड पर बिठाया और पानी का गिलास दिया। ईशानी रोते रोते सारी बात बता दी। आर्यन ने गुस्से से मुंह बिचकाया। पृथ्वीराज जैसा घमंडी आदमी तुझे डिजर्व ही नहीं करता। अब तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। उसने ईशानी का माथा चूमा। ईशानी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। दूसरी तरफ कोठी में कोहराम मचा था। सुमित्रा देवी बीमार पड़ गई। पृथ्वीराज रात दिन ईशानी को बाहर ढूंढता फिर रहा था। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया, गांव-गांव पता किया, पर ईशानी का कोई अता पता नहीं। 10 दिन बीत गए। आर्यन ने ईशानी को अपने फ्लैट में रखा, नया फोन दिलाया, नए कपड़े, मेकअप। धीरे धीरे ईशानी हंसने लगी, बाहर घूमने लगी, फोटो खिंचवाने लगी। आर्यन ने सोशल मीडिया पर खूब फोटो डाला। दोनों कैंडल लाइट डिनर करते, बीच पर घूमते, एक दूसरे को गले लगाते। लेकिन तभी किसी ने ये फोटो पृथ्वीराज तक पहुंचा दिया। पृथ्वीराज ने फोटो देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत गाड़ी निकाली और शहर की ओर दौड़ा।
दूसरी तरफ आर्यन ने ईशानी से कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है, आज ही कोर्ट में चलते हैं। ईशानी ने हंसकर हाँ कह दिया। फिर कोर्ट के बाहर फोटो खिंचवाई गई। उसी शाम आर्यन ने स्टोरी डाला, मिसेज एंड मिस्टर आर्यन शर्मा लिखकर। पृथ्वीराज को जब यह स्टोरी दिखी तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने आर्यन का पता लगाया और रात के 10 बजे उसके फ्लैट पर पहुंच गया। दरवाजा ईशानी ने खोला। पृथ्वीराज को सामने देखते ही उसके पैर कांप गए। तुम यहाँ? पृथ्वीराज ने उसे कलाई से पकड़कर अंदर खींच लिया। आर्यन सोफे पर बैठा था। पृथ्वीराज को देखते ही उठ खड़ा हुआ। ये कौन है ईशानी? पृथ्वीराज ने एक झटके में आर्यन को कॉलर से पकड़ा। ये मेरी बीवी है, हाथ हटा इससे। आर्यन ने भी गुस्सा दिखाया। अब ये मेरी बीवी है, हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। पृथ्वीराज ने कागज मांगा तो ईशानी ने डरते हुए कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट दिखाया। पृथ्वीराज ने उसे देखा और उसके हाथ से छीनकर फाड़ दिया। ये कागज का टुकड़ा कुछ नहीं होता। हिंदू रीति से जो बंधन होता है वो कोई कोर्ट नहीं तोड़ सकता। ईशानी रोने लगी। आपने मुझे धोखा दिया था, अब मुझे आजादी है। पृथ्वीराज ने उसे दीवार से सटा दिया। उसकी आंखों में आग थी। आजादी? तुम मेरी मांग में मेरा सिंदूर भर चुकी हो, मेरे गले में मंगलसूत्र डाल चुकी हो। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। आर्यन ने बीच में आने की कोशिश की तो पृथ्वीराज ने एक मुक्का जड़ दिया। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। ईशानी चीखी, बस कीजिए पृथ्वीराज जी। पृथ्वीराज ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में डाल दिया। आर्यन चीखता रहा, पुलिस की धमकी देता रहा, पर पृथ्वीराज ने सुना तक नहीं। कोठी पहुंचते पहुंचते रात के 2 बजे बज चुके थे। पृथ्वीराज ने ईशानी को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया। अब कभी भागने की कोशिश मत करना। ईशानी रो रही थी। आप मुझे मार डालेंगे क्या? पृथ्वीराज ने उसके आंसू पोंछे। उसकी आवाज में पहली बार प्यार था। मारूंगा नहीं, अब जी भर के प्यार करूंगा। तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। उसने ईशानी को बाहों में भर लिया। बाहर बारिश शुरू हो गई थी। कमरे में सिर्फ 2 जिस्म और एक दूसरे के लिए धड़कते दिल थे। अगले दिन सुमित्रा देवी ने ईशानी को गले लगाया। बेटी, अब कभी मुंह फुलाना मत। ये घर तुम्हारा है। और पृथ्वीराज, उसने नताशा का सारा बिजनेस खत्म कर दिया, फोन ब्लॉक कर दिया। अब उसकी दुनिया में सिर्फ ईशानी थी। पर ईशानी के दिल में अभी भी एक सवाल था, क्या ये प्यार है या सिर्फ हक जताने की जिद? बारिश रुक चुकी थी पर कोठी के अंदर अभी भी तूफान चल रहा था। ईशानी ने पृथ्वीराज को धक्का देकर अलग किया और कांपती आवाज में बोली, आप मुझे जबरदस्ती उठा लाए? ये है प्यार नहीं, आपका घमंड है। मैं वापस जा रही हूँ। पृथ्वीराज ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर की बहू हो। बाहर दुनिया तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ईशानी ने आंखों में आग भरी। सुरक्षित? जिस घर में मेरे पति ने मुझे पहले दिन ठुकराया, जहां मेहमान बनकर आई औरत ने मुझे अपमानित किया, वो घर सुरक्षित है? वो फूट फूट कर रो पड़ी। पृथ्वीराज ने उसे गले लगाने की कोशिश की पर ईशानी पीछे हट गई। मुझे छूने की भी हिम्मत मत करना, अब मैं सिर्फ नाम की बीवी हूँ। वो गुस्से में बाथरूम में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पृथ्वीराज बाहर खड़ा रहा, सिर पकड़कर बैठ गया। सुबह सुमित्रा देवी ने दोनों को बुलाया। उन्होंने ईशानी के सामने हाथ जोड़ लिए। बेटी, मैंने ही ये रिश्ता तय किया था। मेरी गलती है कि मैंने तेरी उम्र नहीं देखी, पर अब तू इस घर की लक्ष्मी है। मुझे माफ कर दे। ईशानी ने सास के पैर छुए पर मुस्कुराई नहीं। ताई जी, मैं माफ कर सकती हूँ पर भूल नहीं सकती। फिर उसने पृथ्वीराज की तरफ देखा। और आप कभी मुझसे सच्चा प्यार कर भी पाएंगे या हमेशा यही डर रहेगा कि मैं भाग न जाऊं? पृथ्वीराज चुप रहा। उस दिन से ईशानी ने घर में रहना तो कबूल किया पर पृथ्वीराज से दूरी बना ली। वो अलग कमरे में सोने लगी, नाश्ते खाने में आती मगर पृथ्वीराज से नजरें नहीं मिलाती। कॉलेज जाना बंद कर दिया, दिन रात घर के काम में डूब गई। पृथ्वीराज को ये सजा सबसे भारी लग रही थी। वो रोज फूल लाता, सॉरी कहता, पर ईशानी पत्थर बनी रहती। एक शाम पृथ्वीराज ऑफिस से जल्दी लौटा। उसने देखा ईशानी छत पर अकेली बैठी रो रही थी। वो चुपके से पीछे गया और उसके कंधों पर हाथ रखा। ईशानी चौंक कर पलटी। क्यों तड़पा रही हो मुझे? पृथ्वीराज की आवाज में दर्द था। मैंने गलती की थी पर अब मैं बदल गया हूं, मुझे एक मौका तो दो। ईशानी ने ठंडी आवाज में कहा। मौका? जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुझे अकेला छोड़ा। अब मेरी जरूरत नहीं रही तो मौका मांग रहे हो। पृथ्वीराज ने उसके सामने घुटने टेक दिए। मैंने कभी किसी से झुककर माफी नहीं मांगी पर आज मांगता हूं।
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। ईशानी की आंखें भर आईं। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मुझे सच में अपना बनाना है तो पहले मुझे आज़ादी दो, मुझे अपनी मर्जी से जीने दो, फिर देखूंगी कि आप मेरे लायक हैं या नहीं। पृथ्वीराज ने सिर झुका लिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन से ईशानी फिर कॉलेज जाने लगी, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो और बोल्ड और आत्मविश्वासी हो गई थी। शॉर्ट ड्रेसेस, हाई हील्स, लाल लिपस्टिक। लड़के फिर लाइन मारने लगे थे। आर्यन ने भी दोबारा मैसेज किया, पर ईशानी ने ब्लॉक कर दिया। अब पृथ्वीराज हर दिन उसे कॉलेज छोड़ता और लाता। गेट पर खड़ा उसकी एक झलक पाने को तरसता। शाम को घर लौटते ही ईशानी अलग कमरे में चली जाती। पृथ्वीराज दरवाजे पर खड़ा रहता, पर अंदर नहीं जाता। 1 महीना ऐसे ही बीता। पृथ्वीराज दिन ब दिन पिघलता गया। अब उसका घमंड टूट चुका था। अब वो ईशानी के बिना खाना नहीं खाता था, नींद नहीं आती थी। एक रात बारिश फिर शुरू हो गई। बिजली कड़की। ईशानी डर के मारे चीख पड़ी। वो दौड़कर पृथ्वीराज के कमरे में गई। तब पृथ्वीराज बिस्तर पर बैठा सिगरेट पी रहा था। ईशानी जाकर उसके सीने से लिपट गई। मुझे डर लग रहा है। पृथ्वीराज ने सिगरेट फेंकी और उसे कसकर बाहों में भर लिया। अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा है। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसने खुद पृथ्वीराज के होठों पर अपना होंठ रख दिया। उस रात दोनों ने सारी दूरियां मिटा दी। बारिश बाहर बरसती रही और कमरे में 2 जिस्म एक हो गए। सुबह जब सूरज निकला तो ईशानी पृथ्वीराज की बाहों में थी। पृथ्वीराज ने उसके माथे पर किस किया। अब कभी शक मत करना, तुम मेरी जान हो। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, पर याद रखना, अगर फिर गलती की तो इस बार सच में चली जाऊंगी। पृथ्वीराज ने हंसते हुए उसे फिर बाहों में खींच लिया। अब तो मेरी सांसें भी तुम्हारे नाम है। बाहर सुमित्रा देवी ने दरवाजे पर कान लगाया और मुस्कुरा दी। उन्होंने मंदिर में घंटी बजाई और भगवान को धन्यवाद दिया और कोठी में फिर से खुशियां लौट आईं। इस बार सच्ची वाली। कार्तिक मास की पूर्णिमा थी। कोठी को दियों से सजा दिया गया था। तुलसी विवाह का दिन। सुमित्रा देवी ने सुबह सुबह ईशानी को बुलाया और लाल बनारसी साड़ी, सोने के गहने और एक नया मंगलसूत्र थमा दिया। आज तुम्हारा फिर से गौना है बेटी, इस बार दिल से। ईशानी ने शर्माते हुए साड़ी पहनी। आज वो खुद को दुल्हन की तरह तैयार कर रही थी। कोई जबरदस्ती नहीं थी। काजल की लकीर, लाल बिंदी, सिंदूर की मोटी रेखा। जब वो सीढ़ियां उतरी तो पृथ्वीराज खड़ा था शेरवानी में। उसकी आंखें देखती ही रह गईं। पंडित जी आए। छोटा सा हवन कुंड सजा। सुमित्रा देवी, शौर्य, अंजलि भाभी, सारे घर वाले गवाह बने। पृथ्वीराज ने ईशानी का हाथ थामा और 7 फेरे लिए। हर फेरे में उसने धीरे से कान में कहा, पहला फेरा, अब कभी शक नहीं करूंगा। दूसरा फेरा, तेरी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी। तीसरा फेरा, तेरे सपनों को उड़ान दूंगा। चौथा फेरा, तेरे साथ हर सुख दुख में रहूंगा। 5वां फेरा, तेरी हंसी मेरी पूजा है। छठा फेरा, तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। 7वां फेरा, ये जीवन और 7 जन्म तुझे सौंपता हूँ। फेरे पूरे हुए तो पृथ्वीराज ने खुद अपने हाथों से ईशानी की मांग में नया मोटा सिंदूर भरा, फिर नया मंगलसूत्र पहनाया। ईशानी की आंखें भर आईं। वो पहली बार शिद्दत से पृथ्वीराज के गले लगी, वो भी सबके सामने। रात को सुहागरात का कमरा फिर से सजा, पर इस बार फूलों की माला के साथ ईशानी की पसंद के गुलाब थे। दूध का गिलास नहीं, चॉकलेट मिल्क शेक था। पृथ्वीराज ने ईशानी को गोद में उठाया और बिस्तर पर बिठाया। डर लग रहा है? उसने मुस्कुराकर पूछा। ईशानी ने शर्माते हुए सिर हिलाया। अब नहीं। पृथ्वीराज ने धीरे से उसका घूंघट उठाया। तुमने मुझे इंसान बनाया ईशानी। पहले मैं सिर्फ जमींदार था, अब तुम्हारा दीवाना हूं। उसने ईशानी के होठों पर अपना होंठ रखा। ईशानी ने भी पहली बार पूरी बाहें उसके गले में डाली। आज कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस 2 जिस्म, 2 आत्माएं एक दूसरे में पूरी तरह समाती हुईं। पृथ्वीराज ने उसके कानों में फुसफुसाया, अब बच्ची नहीं, मेरी रानी हो तुम। ईशानी ने हंसते हुए कहा, और आप अब राजा नहीं, मेरे गुलाम हो। दोनों हंस पड़े। फिर रात भर कमरे में सिर्फ सांसों की सरगम और प्यार की बारिश हुई। सुबह जब सूरज निकला तो सुमित्रा देवी ने दरवाजा खोला। ईशानी पृथ्वीराज की बाहों में सोई थी। मंगलसूत्र उसकी गर्दन पर चमक रहा था, सिंदूर उसकी मांग में लहरा रहा था। सुमित्रा देवी ने आशीर्वाद दिया और चुपके से दरवाजा बंद कर दिया। 9 महीने बाद कोठी में किलकारी गूंजी और एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। ईशानी गोद में बच्ची लिए मुस्कुरा रही थी।
पृथ्वीराज उसके बगल में बैठा उसका माथा चूम रहा था। नाम क्या रखें? ईशानी ने पूछा। पृथ्वीराज ने बच्ची के माथे पर किस किया और बोला, आशा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी में आशा जगाई। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। अब कोई शिकवा नहीं, कोई शक नहीं, बस बेइंतहा प्यार था और कोठी की दीवारें फिर से खुशियों से गूंज उठी। इस बार हमेशा हमेशा के लिए।